नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे तीसरे लोकसभा चुनाव के चरण की कवरेज सीधा मेरे साथ। मैं आपके साथ अनाया शर्मा हूं और शुरुआत करेंगे अब से कुछ ही देर में। 7 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदाता मतदान करने पहुंच रहे हैं और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। दूसरे चरण में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 4। तो वहीं दमन दीव की 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। तीसरे चरण में गुजरात के गांधीनगर की सीट सबसे हॉट रहने वाली है, क्योंकि यहां से बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी लगातार 400 पार का नारा मजबूत करने में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बीजेपी को 400 पार तो दूर, सत्ता से उखाड़ने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहा है। इस बार के चुनाव बेहद दिलचस्प है। जनता किसके साथ है, ये तो नतीजों के दिन ही साफ होगा। फिलहाल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। मतदाता अपने मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं और लंबी कतारों में लगकर सभी मतदान कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि काफी वीआईपी चेहरे हैं जो आज मतदान करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जो कि आज अपने क्षेत्र अहमदाबाद में मतदान करेंगे और वो भी सुबह अपने काफिले के साथ मतदान करने के लिए निकल चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव आज हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं और आपको बता दें कि मतदाता भी सुबह से कतारों में लगकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कई ऐसे वीआईपी चेहरे हैं जो कि आज मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आज वोट डालेंगे और अपने काफिले के साथ सुबह ही वो वोट डालने के लिए निकल चुके हैं। तो वहीं अमित शाह भी आज वोट डालेंगे अहमदाबाद से ही, तो वो भी अपने चलिए आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं किन किन सीटों पर आज चुनाव होने हैं। असम की 4 सीटों पर आज चुनाव होने हैं। तीसरे चरण के चुनाव असम में 4 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। तो इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार की 5 ऐसी सीटें हैं जहां आज चुनाव होने हैं। महत्वपूर्ण ये 5 सीटें हैं जिस पर आज चुनाव होने हैं। कई हॉट सीटें भी मौजूद हैं इन 5 सीटों में। छत्तीसगढ़ की ऐसी 7 सीटें हैं जिनमें आज चुनाव होने हैं। कई हॉट सीटें आज छत्तीसगढ़ की शामिल है जिनमें आज मतदान होंगे। तो इसी के साथ आपको बता दें कि कर्नाटक की 14 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। मतदाता मतदान केंद्र पहुंच गए हैं और सभी अपना वोट डालने के लिए कतारों में लगे हैं। गुजरात की 26 ऐसी सीटें हैं जिन पर आज वोट होंगे। 25 सीटों पर आज वोट होंगे आपको बता दें, क्योंकि सूरत पर निर्वाचन वोट हो चुके थे। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 9 सीट पर आज मध्य प्रदेश की वोट हो रहे हैं। महाराष्ट्र की 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर आज वोट हो रहे हैं। काफी अहम सीटें भी इनमें शामिल है। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें जिन पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपना वोटिंग कर रहे हैं, अपना फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 4 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग होनी है और सभी जगह पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। ग्राफिक के माध्यम से लगातार हम आपको बता रहे हैं किन किन जगहों पर आज वोट होनी है। दमन दीव जहां की 2 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। 7 बजे से सुबह वोट शुरू हो गए हैं डालने और मतदाता भी मतदान केंद्र पहुंचने शुरू हो गए हैं। गोवा की 2 सीटें हैं जिन पर आज वोट होंगी और इन 2 सीटों पर भी सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि तीसरे चरण का चुनाव शुरू हो गया है और दमन दीव में कुल 1 सीट है जहां पर वोट हो रही है। असम की बात करें, असम में 14 सीटें हैं जहां पर आज वोट हो रहे हैं।
कुल 14 सीटों में से 4 सीटों पर आज वोट हो रही है। अगर बिहार की बात करें 40 कुल लोकसभा सीट है, जिनमें से आज 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तमाम हम आपको सीटों के बारे में जानकारी दे रहे हैं ग्राफिक के माध्यम से। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कुल 11 सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें से आज 7 सीटों पर वोट हो रहे हैं। पहले 2 चरण में भी छत्तीसगढ़ में 5-5 सीटों पर वोट हुए हैं। गोवा की बात करें तो गोवा में 2 कुल सीट है और 2 की 2 सीटों पर आज वोटिंग होगी, मतलब आज एक ही चरण में गोवा की 2 की सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में 28 कुल सीटें हैं, जिनमें से आज 14 सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से आज 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले 2 चरण में भी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं और तीसरे चरण में 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करें, 48 लोकसभा की कुल सीटें हैं, जिनमें से 11 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। कई अहम सीटें भी इनमें आज शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 10 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में 42 कुल लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर आज मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। दादरा नगर हवेली में कुल 1 लोकसभा सीट है, जिसमें आज चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। 1 सीट पर आज वोटिंग हो जाएगी। अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें, रायपुर छत्तीसगढ़ से बात करें तो बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल मैदान में है, तो विकास उपाध्याय कांग्रेस से मैदान में है। कोरबा की हम बात करें तो कोरबा से बीजेपी से सरोज पांडे मैदान में है, कांग्रेस से ज्योत्सना महंत इस बार उनके सामने चुनावी मैदान में उतरी हैं। जांजगीर चांपा की बात करें तो जांजगीर चांपा में बीजेपी से कमलेश जांगड़े, कांग्रेस से शिव कुमार डहरिया चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। जामनगर की बात करें तो जामनगर भी हॉट सीट माना जा रहा है, जहां से बीजेपी के और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने होंगे। गांधीनगर की बात करें, बीजेपी से अमित शाह तो वहीं सोनल पटेल कांग्रेस से उनके सामने है। ये काफी हॉट सीट है। गांधीनगर से अमित शाह केंद्रीय मंत्री इस बार चुनावी मैदान में है। राजकोट की बात करें, गुजरात से पुरुषोत्तम रूपाला बीजेपी उम्मीदवार और परशेमाई चनानी कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। पोरबंदर गुजरात की सीट बीजेपी उम्मीदवार, जहां से मनसुखभाई मंडविया मैदान में है। मनसुखभाई मंडविया ये भी हॉट सीट मानी जा रही है, बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में है। कर्नाटक की बात करें, धाकर से बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री और विनोद आसूती कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए, ज्यादा जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर गौरव झांझरपुर से जुड़ गए हैं। वो तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें हमें दिखाएंगे। झांझरपुर से वोटिंग बूथ पर वो मौजूद है। गौरव। जी अनन्या, सबसे पहले तो मैं मतदाताओं को झंझारपुर लोकसभा की ओर से, आप जो चैनल है अपना, उस ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ इस लोकसभा चुनाव के लिए। और अनुरोध करूंगा कि जो भी मतदाता अभी घर में है वह अपने अपने मतों का प्रयोग मतदान केंद्र पर आकर के करें। और जो झंझारपुर लोकसभा की बातें हैं, झंझारपुर लोकसभा में मुख्य 2 प्रतिद्वंदी हैं। रामप्रीत मंडल एनडीए के जेडीयू प्रत्याशी हैं और वीआईपी से महागठबंधन से जो है सुमन महासेठ को महागठबंधन ने उतारा। इन लोगों के बीच ट्रंपे की टक्कर है। झंझारपुर लोकसभा में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से एक जगह की बात करें तो जैसे जयनगर, झंझारपुर लोकसभा के जयनगर के यूनियन टोला 216 नंबर मतदान केंद्र पर ईवीएम में खराबी के कारण तो थोड़ी देर मतदान बाधित रही। बाकी सभी जगह जो है तो अब तक जो सूचनाएं आ रही है, मतदान शांतिपूर्ण किया हो रहा है। जी अनन्या। जी गौरव, बात करें अगर झांझरपुर की तो नेपाल बॉर्डर यहाँ पर लगता है बाढ़ से ग्रसित इलाका है। बाढ़ यहाँ पर काफी अहम मुद्दा है। बाढ़ से कई बार प्रभावित होते हैं और इन सब मुद्दों को लेकर क्या वोटर्स इस बार वोट डालते नजर आएंगे? जी अनन्या, ये बाढ़ और सुखाड़ की जो बातें हैं वो बीते दिनों की होती जा रही हैं कि बहुत सारे जो बाढ़ सुखाड़ को लेकर के कार्य हुए हैं। डैम का निर्माण भी चल रहा है। जो भारत और नेपाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 130 किलोमीटर जिले से लगी हुई है, उसको पूरी तरह से सील किया है।
पर न मारे, चुनाव में किसी भी प्रकार का बाधा न हो, और सामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जो जवान है सशस्त्र सीमा बल के, वो मुस्तैदी से तैनात है और ड्यूटी में लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की अब तक कोई संभावना नहीं है। तो शांतिपूर्ण मतदान जारी है जी। अनन्या, मौसम को देखते हुए भी मतदाता इस बार मतदान करने के लिए जो है बाहर निकलने से झिझक रहे हैं कि इन सब चीजों को लेकर भी व्यवस्थाएं की गई हैं पोलिंग बूथ पर? अभी यहाँ का जो मौसम है, इस जिले का जो लोकसभा क्षेत्र का यह मौसम जो है तो मतदाताओं के लायक है। अभी मतदाता आराम से आकर के जो है तो मतदान के लिए कतार में लगे हुए हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी मौसम शुष्क है, जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों ने बताया था। और जिला प्रशासन की ओर से तो मतदान केंद्र है, वहाँ पर बैठने का इंतजाम किया गया है और पंडाल छोटे छोटे लगाए गए हैं मतदाताओं की सुविधा के लिए। पेयजल और शौचालय की भी व्यवस्था की गई है जी। अनन्या, ठीक है गौरव, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ से मैं बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है और क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। तो अभी आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया और उन्होंने बताया कि वो वोट डालकर आए हैं और उन्होंने सभी से अपील भी की कि वो सब लोग अपना जो जिम्मेदारी है उसे पूरी तरह से निभाएं और वोट डालने के लिए जरूर जाएं। चलिए, इसी के साथ गौरव, आपका और मैं रुख करूंगी झांझरपुर का। आप हमें अभी बता रहे थे हालात कैसे उधर वोटिंग हो रही है और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है झांझरपुर की। अगर बात करें और तो जनता का इस बार क्या है मुद्दा है जिसको लेकर जो जनता है इस बार वोट करने के लिए बूथ पर पहुंच रही है? देखिए, जो लोग हैं उनमें काफी जो है सो चुनाव आयोग ने जो है सो और जो जिला प्रशासन है चुनाव के निर्देश पर मतदाता जागरूकता अभियान को जो है सो लगातार जारी रखा है, जिससे कि मतदान की जो प्रतिशत है जो गिरी हुई थी वह लगातार मतलब ज्यादा से ज्यादा हो। इसके लिए ये देखा जा रहा है सर कि मतदाता सुबह से काफी संख्या में जो है सो महिला और पुरुष अपने अपने मत गिराने के इंतजार में कतार में खड़े हैं और सुचारू रूप से जो है मतदान की प्रक्रिया कराई जा रही है। जी अनन्या, जेडीयू मंत्री की अगर बात करें, संजय झा और बीजेपी मंत्री नीतीश मिश्रा जो है पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है उन्होंने प्रचार के लिए, क्योंकि रामप्रीत मंडल के प्रचार प्रसार में। तो क्या लगता है कि इन सब को देखकर भी जनता इस बार प्रभावित हुई और वोट डालने पहुंच रही है? अनन्या, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र ऐसा है बिहार का विधायक है दिग्गज यहाँ के, बिहार सरकार के उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। रामप्रीत मंडल हालांकि पिछली बार जो है
तो 6.5 लाख मत इन्हें आया था। 3.5 लाख मतों से इन्होंने जीत हासिल की थी एनडीए उम्मीदवार के रूप में। दूसरी बार रामप्रीत मंडल मैदान में है और जो संजय झा है उन्होंने क्षेत्र में काफी विकास के कार्य किए हैं, जल संसाधन मंत्री रहते हुए बिहार में, और इसको लेकर के उन्होंने उन लोग के बीच में वे जो गए हैं उन्हें आशा है कि लोग काफी बढ़ चढ़कर एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। नीतीश मिश्रा भी हैं और काफी सूझबूझ वाले मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो भी जो है सो लगे हुए हैं। शीला मंडल है घोघडिया में, उनका गृह क्षेत्र है, वह भी जो है सो मतदान के लिए लोगों के बीच में गई हुई थी प्रचार प्रसार में। ये सारे लोग मतदान करेंगे और इन लोगों की भी प्रतिष्ठा दांव पर आ चुकी। ज्यादा से ज्यादा मत से रामप्रीत मंडल जीतेंगे कैसे, इसी कड़ी में ये लोग मेहनत कर रहे थे। जी अनन्या। बिल्कुल मेहनत तो कर रहे हैं और उसका रंग अब जो भी आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो तो 4 तारीख को हमें पता चलेगा कि जनता किस चीज को लेकर वोट कर रही है। लेकिन यहाँ पर जातिवाद का भी थोड़ा असर पड़ता है। विकास तो मुद्दा है ही, लेकिन जातिवाद का असर इधर काफी पड़ता है। उसको देखकर भी लोग जो है वोट डालने पहुंचे। तो क्या लगता है कि इसका फायदा किस प्रत्याशी को इस बार होगा? बिल्कुल बिल्कुल अनन्या, जब से झंझारपुर लोकसभा का गठन हुआ उस समय से लेके आज तक जितने भी दल हैं वो सारे का जो टिकट का जो बंटवारा की जो शेड्यूल रहा है वह अति पिछड़े के बीच में ही घूमता रहा है। अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवार के लिए ही जो है तो ये लोग काफी मेहनत और मशक्कत किए हैं। अति पिछड़ी जाति से आते हैं रामप्रीत मंडल और उन्हें टिकट दिया गया है इस बार भी। आज हालांकि महागठबंधन ने सुमन महासेठ जो व्यवसायी हैं और जो व्यवसायी वर्ग से आते हैं वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं, उन्हें टिकट दिया। देखना ये होगा कि जो 4 तारीख का जो गणना होगी उसमें जनता किसके साथ है, केंद्र किसके पाले में है, किसकी जय होती है, किसकी पराजय होती है। अनन्या। बीएसपी से यहाँ से प्रत्याशी गुलाब यादव जो है मैदान में है। गौरव, तो अगर यादव वोट बैंक की बात करें तो क्या यादव वोट बैंक यहाँ पर कटता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी को इसका थोड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए अनन्या, हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि जो बीएसपी प्रत्याशी हैं उन्हें मत नहीं आ रहा है, उन्हें भी मत आ रहा है। लेकिन हम एक चीज याद दिलाएंगे कि इस क्षेत्र के झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के जो दिग्गज कभी माने जाते थे पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ करके देखा है और उन्हें निर्दलीय चुनाव में उन्हें 25,000 मत आया था, जिसके बाद उनकी जमानत भी नहीं बची थी। लेकिन गुलाब यादव महागठबंधन से टिकट के लिए ट्राई कर रहे थे और उनका कहना है कि मुझे टिकट दे करके ले लिया गया, इसीलिए वह जो है तो बीएसपी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। अपनी पूरी दमखम से गुलाब यादव लगे हुए हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में गुलाब यादव महागठबंधन के उम्मीदवार थे, 1.5 लाख से ज्यादा वोट इन्हें आया था, लेकिन इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। अब इस बार देखना होगा कि जनता का मूड किसके साथ जाता है। जी अनन्या। अब एक और प्रत्याशी है सुमन महासेठ, जिनको भी वोट बैंक इस बार जो है उनकी तरफ भी झुकता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर उनको मुसलमान और जो यादव कैडर है उनके वोट उनको जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार वो भी वोट काटने का काम कर सकते हैं? अनन्या, देखिए जो महागठबंधन है उसका शुरू से जो है तो माई समीकरण मुख्य आधार रहा है। लेकिन इस बार जो तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के जो नेता हैं उन्होंने जो है सो बात समीकरण का भी जो है हवाला दिया था। वे पूरी दमखम लगाए इस लोकसभा क्षेत्र में आकर के कि जो उनके उम्मीदवार हैं वीआईपी के जो महागठबंधन से, उन्हें हर हाल में जीत हासिल हो, जनता का अच्छा मत मिले, जनता का समर्थन मिले। अब देखना होगा कि जनता किसके साथ। अच्छा गौरव, झांझरपुर वैसे तो पिछड़ा इलाका माना जाता है, विकास के कई अहम मुद्दे हैं यहाँ पर, बाढ़ से जो है प्रभावित इलाका है, तो विकास को लेकर लोग इस बार इस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर प्रत्याशी को चुन रहे हैं, या फिर मोदी मैजिक, या फिर वो जो बोल रहे हैं राम मंदिर, इस बार ये काम होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए अनन्या, जो लोग हैं स्थानीय, उनका साफ शिकायत जो है तो उम्मीदवार से है, जो अभी एनडीए के जो उम्मीदवार है रामप्रीत मंडल, उनसे है कि उन्हें उनसे 5 सालों में जो है तो यदाकदा मुलाकात होती थी, लेकिन जो हमेशा क्षेत्र में रहते, जनता के बीच में रहते, ये जनता के बीच में रहने का काम नहीं किया। लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दा है, जो राष्ट्रीय लीडर हैं नरेंद्र मोदी, उनको लेकर के यहाँ जो है तो लोगों ने काफी चुनाव प्रचार किया है और मत मांगा है एनडीए उम्मीदवार के लिए।
जी गौरव, ये तो तमाम बातें हैं और आपने जैसे कि बताया अभी विकास के मुद्दे भी हैं जिसको ऊपर भी लोग वोट करने पहुंचेंगे। ऐसे कई बातें हैं जिसके ऊपर वोट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना प्रभाव दिखता है इस क्षेत्र में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार प्रसार करने के लिए लगातार बिहार में पहुंच रहे हैं और नीतीश कुमार भी अब महागठबंधन के तौर पर यहाँ पर जो है एनडीए लड़ रही है, तो इन लोगों के चेहरे पर इस बार क्या वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं लोग के चेहरे पर जो है सो मतदान जो है सो हो रहा है, मत डाला जा रहा है। लोगों से मत जो है सो डालने का अनुरोध किया गया था। ये काफी बड़े चेहरे को लेकर के जो है सो जनता के बीच में जो स्थानीय लीडर है वह गए हुए थे और जो स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं, जो बाढ़ का हो, सुखाड़ का हो, जो या झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि लौखा तक रेलवे बड़ी रेल लाइन का निर्माण कर दिया गया है। आने वाले समय में, आने वाले महीनों में जो है तो लौखा तक बड़ी रेल लाइन पर सवारी गाड़ियां और एक्सप्रेस गाड़ियां लंबी दूरी की दौड़ेगी। ये सब सारी विकास की बातें जो है उसको लेकर के एनडीए ने भजाने का काम किया है। अब देखना होगा कि जनता कितनी हद तक एनडीए के पक्ष में जा रही है। जी बिल्कुल, ये तो बातें हुई तमाम हमारे पार्टियों की। अगर हम बात करें चुनाव जो भी हमारे इलेक्शन कमीशन है उनकी, इलेक्शन विभाग की, निर्वाचन विभाग की क्या कुछ तैयारियां हमें ग्राउंड पर दिख रही हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां हैं जो कि फेस करनी पड़ती है जनता को बाहर लेकर आना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछली बार से इस बार वोट प्रतिशत जो है कम हुआ है, मतदान प्रतिशत जो है वो कम हुआ है और उसमें हमें गिरावट भी देखने को मिली है। तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं निर्वाचन विभाग के द्वारा? निर्वाचन विभाग के द्वारा काफी कुछ प्रयास किए गए हैं। काफी जो है सो जो जनता, जो मतदाता जो मतदान केंद्र पर जो मत करने के लिए आए हैं उनके लिए जो है पेयजल की व्यवस्था की गई है। टैंकर में जो है तो पेयजल जो है बड़े बड़े ड्राम में भर के, छोटे छोटे ड्रामों में भर करके उन्हें जो है तो पिलाने के लिए उपलब्ध किया गया है। उसके बाद शौचालय की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए, ताकि उन्हें मतदान के समय के किसी प्रकार की समस्या न हो। जो मत गिराने के लिए आए हैं, युवा है, पुरुष है, सारे कुछ के लिए इंतजाम है। जो सुरक्षा कर्मी काफी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं मतदाताओं को किसी भी हद में जो है। गौरव, हमने कई जगहों पर देखा ना कि कई जगहों पर वोटर्स को बाहर लाने के लिए ना निर्वाचन विभाग ने लकी ड्रॉज और कई तरह के ऐसे प्रयास किए हैं जिसकी लालसा में बोलो या लालच में बोलो कि वोटर्स बाहर आए और वोट करें। तो ऐसी कोई प्रबंध हमें दिखाई दे रही है झंझारपुर में? नहीं, झंझारपुर में इस तरह की कोई जो है सो कार्यक्रम जागरूकता करने चला गया, लेकिन जो यहाँ के डीएम है अरविंद कुमार वर्मा और एसपी है सुशील कुमार, इन लोगों ने काफी मेहनत किया है जनता के बीच में। जो जनता घरों से निकल करके अपने मतों का प्रयोग करे, इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान डीएम और एसपी ने कड़ी धूप में जो है तो अपने आवाज से निकल करके जागरूकता फैलाया है। हर जगह जगह स्कूल, कॉलेज, जो आंगनबाड़ी केंद्र है, जो गतिविधि के केंद्र है आम जनता के, उन सभी जगहों पर जागरूकता के कार्यक्रम चलाए। इसका असर जो है तो देखने को मिल रहा है कि लंबी कतार है लगी हुई मतदाताओं की। और शाम तक निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि मतदान का प्रतिशत जो हमारे यहाँ के डीएम अरविंद कुमार वर्मा और सुशील कुमार एसपी चुनाव आयोग के निर्देश पर 70% प्लस 70+ पर काम कर रहे थे। निश्चित तौर पर जो है तो सफलता मिलनी चाहिए। जी अनन्या। बिल्कुल। और अगर बात करें, आज तो वैसे तो वीआईपी हर कोई वोटर ही है, जो भी वोट डालने के लिए पहुंच रहा है हर कोई वीआईपी है, लेकिन अगर बात करें किसी बड़े चेहरे की, कोई नेता की, तो क्या कोई वोट करने पहुंचा है अभी तक? जी, तो संजय झा जी हैं, वो झंझारपुर लोकसभा के, झंझारपुर विधानसभा के अररिया संग्राम में उनका जो है सो पैतृक घर है। यहाँ उनका जो है सो मतदान केंद्र है। यहाँ पर संजय झा जी ने अपने मतों का प्रयोग किया, शीला मंडल ने अपने मतों का प्रयोग किया, नीतीश मिश्रा टारी में अपने मत का प्रयोग किए हैं और जो विनोद नारायण झा हैं वो बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र में अपने मतों का प्रयोग किए हैं। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री थे विनोद नारायण झा। रामप्रीत पासवान बासोपट्टी के बेसेली वैली में अपने मतों का प्रयोग किया है, अपने घर के पास में जो उनका मतदान केंद्र है। लक्ष्मेश्वर राय है, वो उन्होंने भी जो है नरहिया में अपने मत का प्रयोग किया है। लक्ष्मेश्वर राय पूर्व मंत्री बिहार सरकार में रह चुके हैं। जी अनन्या। तो ये सब ऐसे कई चेहरे मतों का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। सभी को अपना मत का प्रयोग करना चाहिए और समय पर पहुंचकर अपना मत का प्रयोग करने। इलेक्शन कमीशन को लेकर क्या कुछ तमाम तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से की गई है? क्योंकि बिहार में ऐसे कई क्षेत्र होते हैं जहां पर सुरक्षा के लिहाज से कड़ी इंतजाम इलेक्शन कमीशन को करने पड़ते हैं।
देखिए, जिले में जो है तो कुल 2037 मतदान केंद्र जो है झंझारपुर लोकसभा के क्षेत्र में 2037 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 1065 अति संवेदनशील बनाए गए हैं और 365 मतदान केंद्र की और ज्यादा अधिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 1065 मतदान केंद्र जो हैं उन पर जो है डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था है। घर बैठे लोग देश दुनिया से कहीं भी उस मतदान केंद्र पर कैसे मत डाले जा रहे हैं, क्या इंतजाम है, सारे लोग देख सकते हैं। पारदर्शी तरीके से व्यवस्थित किया गया है। अनन्या, सुरक्षा के भी काफी इंतजाम है। सेक्टर मजिस्ट्रेट घूम रहे हैं पुलिस पदाधिकारियों के साथ, जगह जगह बैरिकेटिंग बनाई गई है। हर आने जाने वाली गाड़ियों को उन जो है चेकिंग की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कहाँ जा रहा है, किस पर्पज से जा रहा है, जो पास है उसका चेक किया जा रहा है। जगह जगह चेकिंग की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। गौरव, देखो पिछली बार हमने देखा था दूसरे चरण में कई ऐसे सीट थे जहां पर कार्यकर्ताओं में भिड़ंत देखी गई थी और कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी पाई गई थी, तो उसको लेकर कितनी तैयारी है निर्वाचन विभाग के द्वारा की गई है इस बार, क्योंकि अब हर बूथ पर एक सुरक्षा की जो बोलते हैं टीम वो लगाई जाती है निर्वाचन विभाग के द्वारा, तो कितने कड़े सुरक्षा जो है निर्वाचन विभाग द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लीगल एक्टिविटीज हो जाती है तो उनको संभालने के लिए कितने हमारे निर्वाचन विभाग है, कितने संयुक्त आपको नजर आ रहे हैं अगर आप झंझारपुर की बात करें? अनन्या, झंझारपुर की लोकसभा में जो भी लोग हैं अभी तो फिलहाल अपने मतों का प्रयोग करने में लगे हुए हैं। जो सुरक्षा के इंतजाम में जो प्रशासन है वह सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। जो अधिकारी हैं लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो खुफिया विभाग है भारत सरकार के, जो भी आईबी हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी इंटेलिजेंस है, वो सारे अपने स्तर से गांव टोले मोहल्ले से जो है सो भी जानकारी इकट्ठा किए हुए हैं और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना के अंदेशा नहीं है। सारे इंतजाम जो है सुचारू रूप से हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है झंझारपुर लोकसभा में फिलहाल। ठीक है गौरव, एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्या लग रहा है इस बार मतदान जो है मतदाता जो है मतदान करने पहुंच रहे हैं केंद्र पर, और अगर सिर्फ झांझारपुर की बात नहीं बिहार की पूरी बात करें अगर हम, तो राम मंदिर का जो मुद्दा है काफी बड़ा और अहम मुद्दा माना जा रहा है। क्या लग रहा है कि इसको लेकर इस बार वोट कितने बढ़ने की आशंका जताए जा रहे हैं? बीजेपी को अगर वोट पड़ेंगे तो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कितने उनको वोट मिलने के आसार इस बार है? देखिए अन्य, ये भारत की जो सभ्यता संस्कृति रही है वह सनातन ही रही है और इस सनातन को लेकर के काफी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जितने भी घटक दल हैं वो सनातन को लेकर के काफी सक्रिय रहे हैं। और जो राम मंदिर का मुद्दा है वह 500 वर्षों में जो है सो सुलझा गया। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने इसे सुलझा दिया और कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर का निर्माण हो गया भव्य। ये देशवासी के हृदय में राम बसे हुए थे। निश्चित तौर पर इसका जो है तो फायदा एनडीए गठबंधन को मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता। अनन्या, बिल्कुल, राम मंदिर का मुद्दा एक बहुत ही अहम मुद्दा है और लग रहा है कि इस बार राम मंदिर के मुद्दे से लोग वोट करने पहुंच रहे हैं और वोट दे रहे हैं और बीजेपी को इसका खासा फायदा भी होते हुए नजर आ रहा है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि काफी समय से जो है राम मंदिर पर फोकस भी किया जा रहा था। मैनिफेस्टो में भी बीजेपी ने अपने इसको शामिल किया था। राम मंदिर एक ऐसी बात थी, ऐसा मुद्दा था जिसको बीजेपी ने कहा था कि हम आएंगे तो हम पूरा करेंगे, तो इसको लेकर बीजेपी को जरूर वोट मिलते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें आगे बढ़ेंगे उससे पहले चलिए बीच में आपको रोकना चाहूंगी, मैं आगे फिर से आपके पास जुड़ूंगी। मैं बीच में एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है और उससे मैं अपने जनता को रूबरू करवा देती हूँ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने मतदान कर दिया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में वोटिंग लगातार जारी है, तो गुजरात की 25 सीटों पर वोट हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तीसरे चरण की वोटिंग लगातार हो रही है, हम आपको समीकरण बता रहे हैं। तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं और गुजरात में 25 सीटों पर मतदान जारी है। कई ऐसे हॉट सीट आज शामिल हैं जिनमें आज वोटिंग हो रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी आज वोट देने के लिए अहमदाबाद में और पहुंचे हैं, तो वहीं उनके क्षेत्रों में भी वोटिंग जारी जा रही है। अमित शाह भी आज चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद में अपनी वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं।
चलिए इसी के साथ गौरव आपके और मैं फिर से रुख करूंगी। मैं यही बात कर रही थी कि राम मंदिर का जो मुद्दा है काफी अहम और काफी बड़ा मुद्दा है और इस बार उसका जितना भी प्रभाव है जनता पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो जितनी उन्होंने तमाम बातें अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल की थी, जिसमें सबसे बड़ा बात और सबसे बड़ा मुद्दा जो था बेरोजगारी। क्या लग रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने जरूर उठाया था, लेकिन बेरोजगारी जो है जनता के बीच कितनी कारगर है, बेरोजगारी जो जनता के बीच कितनी हमें समझ में आ रही है कि सच में लोगों को बेरोजगारी जो है बीजेपी की वोट काटते हुए, एनडीए की वोट काटते हुए नजर आएगी और विपक्ष को इसका फायदा हो सकता है? देखिए, विपक्ष लगातार जो है सो बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है, लेकिन जो सरकार का जो योजना है, जो सरकार जो नीतीश कुमार है, जदयू के मुखिया हैं, उनके तमाम मंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री हैं और जो नेता हैं, उन लोगों का साफ साफ कहना है कि रोजगार का मुद्दा है जो जिसके लिए भारत सरकार और जो बिहार सरकार है, दोनों मिलकर विभिन्न स्तरों पर स्किल डेवलपमेंट का जो है काम किया जा रहा है। इससे लोगों को नए नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। इसलिए रोजगार का मुद्दा भले ही विपक्ष बना ले, लेकिन इस रोजगार के मुद्दे को लेकर के विपक्ष को कोई सफलता नहीं मिलने वाला है, ऐसा एनडीए का मानना है। वहीं जो राम मंदिर है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका काफी जो है सो इसको लेकर के लोगों में लोकप्रियता बढ़ी है कि जो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर के जो हमेशा से आंदोलित रहती थी, राम मंदिर को मुद्दा बनाया था, जो अपने मैनिफेस्टो में डाला था, आखिर उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर निर्माण करवा करके कोर्ट के निर्देश पर समाप्त कर दिया। अब यह मुद्दा नहीं रहा और ये मुद्दा काफी जो है सो राम मंदिर निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो भी नेता है, जो उम्मीदवार है, जहाँ कहीं भी है, राम जी के से आशीर्वाद का इंतजार में है कि उनके आशीर्वाद से निश्चित तौर पर जीत होगी। जी, राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल आप कह रहे हैं और वाजिब भी है राम मंदिर का मुद्दा, लेकिन अगर बात करें बहुसंख्यक जो है हमारे, उनके लिए राम मंदिर का मुद्दा जो है इतना अहम नहीं माना जा रहा है, तो वो खास करके वोट, बेरोजगारी और विकास और इन सब तमाम मुद्दों को लेकर डाल रहे हैं, जिसको कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया था। बेरोजगारी और महिला और युवा, इन सब तमाम बातों को कांग्रेस ने इस बार घेरा था, जिसको लेकर बीजेपी को इस बार वोट कम पड़ते कई इलाकों में, जैसे कि बहुसंख्यक की हम बात करें तो नजर आ रहे हैं। भारतीय एनडीए के जो नेता हैं लगातार कांग्रेस पर नीति नियत पर जो है सो सवाल उठाते आए हैं कि 70 साल में जो है कांग्रेस ने जो कार्य किए हैं जिससे जनता का कोई अहित नहीं हुआ, जो कई घोटाले हुए उनको भी जो है सो एनडीए नेताओं ने जो है सो जनता के सामने रखा। इन सारी कई बातें हैं ऐसी कांग्रेस के विरुद्ध जो जनता के हित में नहीं थी, उसको लेकर के एनडीए भजाने का काम कर रही है क्षेत्र में। अब इसका मतदाताओं में गहरा प्रभाव डालने का प्रयास एनडीए के द्वारा किया गया है। अब लोगों की नजर मथुरा काशी पर टिकी हुई है, जैसा कि प्रचार प्रसार में जो एनडीए के नेताओं ने कई बार चर्चा किया है कि अब अयोध्या की हो गई, अब मथुरा काशी की बारी है। इस तरह के कई नारे दिए गए हैं यहाँ जो जनसभाएं हुई हैं उनमें। बिल्कुल, ये तो मुद्दे हैं ही, मथुरा काशी अभी बाकी है और ये तमाम नारे जो हैं बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं लगातार। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के द्वारा बार बार उठाया जा रहा है और उसको लेकर उनको वोट मिल भी सकता है। तो वहीं अगर बात करें विपक्षी पार्टी की, इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन में अगर कांग्रेस का बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, बेरोजगारी को लेकर भी इस बार कई युवा नाराज नजर आ रहे हैं। हमने पिछली बार 2 चरणों में जब ग्राउंड रिपोर्ट से बातें की थी युवाओं से, तो युवाओं का ये खास मुद्दा था बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर युवा इस बार वोट करने पहुंच रहे हैं। इस बात से हम नकार तो नहीं सकते हैं गौरव। जी, देखना होगा कि युवाओं का रुख क्या होता है, किस मतदान का जो 4 तारीख का जो हम लोगों का इंतजार है देशवासियों को रिजल्ट का, उसमें क्या होता है। लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, धारा 370, राम मंदिर, बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों में जो है तो स्थानीय स्तर पर रोजगार का जो मुद्दा है वह गौन हो चुका है। नेताओं ने इसे गौन कर दिया है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा को नेताओं ने सर्वोपरि माना, एनडीए ने सर्वोपरि माना, राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि माना, जो आतंकवाद की जो समस्याएं थी कश्मीर में उसको सर्वोपरि माना, उस पर जो है तो नियंत्रण पा लिया केंद्र सरकार ने। इस बात को लेकर के
काफी जो है आम जनमानस में चर्चाएं की एनडीए नेताओं ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश की छवि बनी है, जो नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि बनाई है, उसको भी भजाने का काम जो है एनडीए के नेताओं ने, उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। अनन्या, ये सभी बातें हैं जो मतदाताओं के दिल और दिमाग पर प्रभाव डालने का काम किया गया है। जो स्थानीय रोजगार की जहां तक हम बात कर रहे हैं, जो विपक्ष ने मुद्दा बनाया, निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी उसे रोजगार के लिए भी कड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे, इंतजाम करने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो मतदान हो रहा है वह उस मतदान में ये राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं, ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं। धारा 370 जम्मू कश्मीर का मामला हो या राम मंदिर का मामला हो, चाहे मथुरा काशी का मामला हो, महिला सुरक्षा की मामला हो, महिला सम्मान की मामला हो, किसान समृद्धि का मामला हो, ये सभी मुद्दे को जो है एनडीए में अब भजाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। अनन्या, बिल्कुल, एनडीए के जो ये तमाम बड़े अहम मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इनको लेकर जोर शोर से प्रचार किए गए हैं पूरे देश में और ये अहम मुद्दे माने जा रहे हैं एनडीए की तरफ से। और इसी को लेकर वोट साधने भी उन लोग प्रयास कर रहे थे, वोट साधे भी जा रहे हैं उनकी तरफ से। राम मंदिर को लेकर एक बड़ा अहम मुद्दा इस बार। तो एक बात और आपसे पूछना चाहूंगी गौरव में कि नीतीश बाबू जो है, उनके नीतीश कुमार की जो है कई नाराजगी जनता की तरफ से सामने आ रही थी और दल बदलू करके उन्हें कई तरह के टैग्स भी दिए जा रहे थे। तो इसको लेकर क्या कुछ वोट में इस बार एनडीए को कम होते हुए या फिर कोई असर पड़ते हुए वोट बैंक पर नजर आ रहा है? जहां कहीं भी मतदाताओं में नीतीश कुमार के प्रति गुस्सा उत्पन्न होता है, वहां पर जो एनडीए के जो नेतृत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उनके मतदाता हैं, उनको देखकर के उनका गुस्सा शांत हो जाता है। नीतीश कुमार की जो बात अगर हम कर लेते, बिहार में काफी कुछ बदला है। नीतीश एनडीए की सरकार में बिहार में कई जगहों पर सड़कों का निर्माण हुआ, कई जगह सड़कों का जो है सो अंत हो गया, वहां भी जो है सड़कें अच्छी हो गई हैं। ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार के भले जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो अपने राजनीतिक जो मतलब उतार चढ़ाव बिहार में तो होता ही रहता है, वो दल बदल लिए, एनडीए में चले गए, कभी आरजेडी में महागठबंधन में चले गए, उसको लेकर के तो लोगों में गुस्सा जायज है। जो महागठबंधन समर्थक है उनमें काफी खुशी रहती है कि नीतीश कुमार एक बड़े चेहरे हैं, जो काम के बिहार में जिन्हें काम के आधार पर जनता चुनती थी, वो चेहरे जो है सो आरजेडी के साथ आकर के फिर एनडीए के साथ चले गए। तो आरजेडी का वोट ग्राफ एनडीए नीतीश कुमार जी के एनडीए में चले जाने के कारण थोड़ा बहुत गिर जाता है, लेकिन वही नीतीश कुमार जी आ जाते हैं तो बढ़ जाता है। क्योंकि आरजेडी में कोई काम करने वाला चेहरा जो है महागठबंधन में कोई नहीं है जो जनता उस पर भरोसा कर सके। इसी के लिए जो है आक्रोश हो जाता है महागठबंधन के मतदाताओं में, लोगों में, कि ये दल बदलते रहते हैं। लेकिन अब जो इस बार जो एनडीए में चले गए नीतीश कुमार, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय मुद्दा जैसे 370 हो, राम मंदिर हो, इस किसान समृद्धि योजना हो, आयुष्मान भारत कार्ड हो, योजना हो, इन सभी सारी मुद्दों जो राष्ट्रीय सुरक्षा की है, महिलाओं से सुरक्षा हो, बच्चे की सुरक्षा हो, इन सभी पर नीतीश कुमार ने जो टर्नअप किया एनडीए की ओर, उसको लेकर के एनडीए का पक्ष फिलहाल बिहार में मजबूत बुझा रहा है। जी अनन्या, ठीक है गौरव, लौटूंगी आपके पास, बीच में आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, अपने दर्शकों को मैं इस खबर से रूबरू करवा देती हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए 93 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और आपको बता दें कि इन सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग भी शुरू हो गई है। तो वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने अपना मतदान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद में अपना मतदान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 93 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। काफी अहम सीटें आज के इस तीसरे चरण में मौजूद हैं, शामिल हैं, जिनमें से एक सीट अहमदाबाद भी है और पीएम मोदी यहां पर अपना मतदान करने पहुंच चुके। अपना मतदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। तो वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी अपना मतदान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी मतदान किया है। तो वहीं खाजुराहो लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार वीडी शर्मा ने भी वोट डाल दिया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने भी अपना वोट डाल दिया है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने भी मतदान कर दिया है। अजित पवार भी आज मैदान में है। आपको बता दें, बारामती से आज उनका भाग्य ईवीएम में कैद होगा। तो वहीं उन्होंने भी आज अपने क्षेत्र में मतदान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तमाम दिग्गज नाम हम आपको बता रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान कर दिया है।
सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से उन्होंने अपना वोट डाल दिया है और सुबह ही उनका काफिला निकल चुका था 7 बजे ही और उन्होंने सुबह पहुंचकर अपना वोट जो है ईवीएम में कैद कर दिया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी जिन्होंने भी अपना मतदान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी अपना मतदान कर दिया है, वोट डाल दिया है और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार वीडी शर्मा ने भी अपना वोट डाल दिया है। ये तमाम नेता, दिग्गज मंत्री और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अपना वोट डालने पहुंचे और ये तमाम दिग्गज अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। तो आप सभी से भी यही अपील है कि जल्द से जल्द अपने क्षेत्र में आप जहां भी वोट हो रहा है अपने घर से निकलिए और वोट डालिए। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आज तीसरे चरण के चुनाव में 93 सीटों पर वोट हो रहे हैं। असम की ऐसी 4 सीटें जिनमें आज वोट हो रही है। बिहार की 5 सीटें जिन पर आज वोट डाले जाएंगे। 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, वोट डालना शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए कुल सीटों की तो 93 सीटें कुल आज हैं जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं। कर्नाटक में 14 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग होगी और सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कई हॉट सीटें आज इन सभी सीटों में शामिल हैं। गुजरात की 25 सीट है जिन पर आज वोट डाले जाएंगे। 26 सीटें थी जिनमें से सूरत पर अब वोट नहीं डाले जाएंगे क्योंकि वहां से बीजेपी प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया था। मध्य प्रदेश में ऐसे 9 सीटें हैं जिन पर वोट डाले जाएंगे। तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर आज वोट डाले जाने हैं। कई अहम सीटें, हॉट सीटें आज उनमें शामिल हैं। बारामती से यहां पर पवार वर्सेस पवार की फाइट देखने को मिल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की 10 ऐसी सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जाएंगे। तमाम सीटें हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव में 93 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटें जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। दमन दीव में 2 सीटें हैं और इन दोनों सीटों पर आज वोटिंग प्रक्रिया हो रही है। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग यहां पर चलेगी। 2 कुल सीटें हैं और गोवा की बात करें, गोवा में भी कुल 2 सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं और एक ही चरण में गोवा की दोनों सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। कुल सीटों की बात करें, अगर दमन दीव में 1 सीट है जिनमें आज वोटिंग हो रही है। 1 सीट पर एक ही चरण में आज वोटिंग संपन्न हो जाएगी। और अगर हम बात करें असम की, 14 कुल सीटें हैं लोकसभा सीटें जिनमें से 4 पर आज वोटिंग हो रही है। बिहार की हम बात करें, कुल 40 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 5 सीटों पर आज वोटिंग प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जारी है और मतदाता अपना मतदान करने पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, 11 कुल सीटें हैं जिनमें से 7 सीटों पर आज वोटिंग होनी है और पहले 2 चरण में भी छत्तीसगढ़ की कई सीटों पर वोटिंग हुई है। गोवा में कुल 2 सीटें हैं जिनमें से आज 2 सीटों पर वोटिंग होगी और इन 2 सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएगा आज एक ही चरण में। कर्नाटक की बात करें, 28 कुल लोकसभा सीट है जिनमें से 14 सीटों पर आज कर्नाटक में वोट डाले जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं और उनमें से 9 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। ये तमाम हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। कुल सीटों की 93 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं तीसरे चरण में। उसमें से महाराष्ट्र के 48 कुल सीटें लोकसभा की हैं जिनमें से आज 11 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में आपको बता दें 5 चरण में वोटिंग हो रही है जिनमें से आज 11 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 कुल लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 10 सीटों पर आज वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। 7 बजे से सुबह वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, 42 कुल लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 4 सीटों पर आज वोटिंग डाले जा रहे हैं। ये तमाम सीटों के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। दादरा नगर हवेली की बात करें, कुल 1 लोकसभा सीट है और इस 1 सीट पर आज वोटिंग हो रही है। आज इस 1 सीट पर वोटिंग संपन्न हो जाएगी। तमाम ये सीटों के आंकड़े। इसी के साथ हम आपको प्रत्याशियों के नाम बता रहे हैं। अगर रायपुर की बात करें छत्तीसगढ़ से, तो ब्रजमोहन अग्रवाल बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर मैदान में हैं।
कोरबा सीट की बात करें, बीजेपी की प्रत्याशी सरोज पांडे तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत्सना महंत यहां पर चुनावी मैदान में उतरी है। आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर कोरबा में देखने को मिल रही है। और वहीं अगर जांजगीर चांपा की बात करें, हॉट सीट है छत्तीसगढ़ की, यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार कमलेश जांगड़े और कांग्रेस उम्मीदवार शिव कुमार डहरिया आमने सामने। इस बार बीजेपी और कांग्रेस में फाइट देखी जा रही है। तो वहीं अगर जामनगर गुजरात की बात करें तो यहां पर बीजेपी के और कांग्रेस के आमने सामने लड़ाई देखी जा रही है। दोनों मैदान में उतरे हैं। गांधीनगर काफी हॉट सीट गुजरात की, अमित शाह बीजेपी के प्रत्याशी, सोनल पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर मैदान में उतरे हैं और आज ईवीएम में इनका भाग्य कैद होने वाला है। राजकोट गुजरात से अगर हम बात करें तो परसोत्तम सपाला यहां से बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पे आमने सामने लड़ाई देखी जा रही है। तमाम प्रत्याशियों के हम आपको नाम बता रहे हैं लगातार ग्राफिक के माध्यम से। ये सभी हॉट सीटें जहां पर आज प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रहलाद जोशी बीजेपी की तरफ से धारवाड़ कर्नाटक में और विनोद आसुबी कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। ये तमाम ऐसी हॉट सीटें हैं जिनके हमने आपको समीकरण बताए हैं। और इसी के साथ गौरव, आपकी तरफ मैं फिर एक बार रुख करूंगी और झांझरपुर की हम बातें कर रहे थे, बिहार की हम बातें कर रहे थे। बिहार में किस तरह से इस बार राष्ट्रीयवादी जो मुद्दे हैं, 370 की बात हो या फिर राम मंदिर की बात हो, वो जनता पर हावी होते नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर छोटे जिलों की या फिर छोटे क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर विकास एक अहम मुद्दा है, क्योंकि बिहार अभी भी विकास के मामले में काफी पीछे नजर आता है। तो यहाँ पर विकास एक अहम मुद्दा है और विकास और बेरोजगारी लेकर वो जनता जो है कितनी इस बार सतर्क और सक्रिय नजर आ रही है, जिसको लेकर वोट करने के लिए वो वोटिंग बैंक पर पहुंच रही है और कितना असर इसका तमाम पार्टियों पर पड़ने वाला है। जी अनन्या, निश्चित ये मतदान जो है तो देश की दशा और दिशा तय करेगी। और जैसे कि जो नेताओं ने जो ताकत क्षेत्र में पिछले बार 30 लाख मतों से 30 लाख से तो रामप्रीत एनडीए उम्मीदवार की, जदयू के प्रत्याशी की। आज इसमें राष्ट्रीय चेहरे और विकास के जो मुद्दे थे, जो विकास के दावे किए गए थे, जो कार्य किए गए थे, जो इन लोगों ने दिखाया जनता के बीच में, जो जिसके भी विकास का लाभ जनता को मिला, निश्चित तौर पर जनता ने इसका साथ दिया था 2019 की लोकसभा चुनाव में। इस बार भी ये लोग जो है तो इस 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी विकास के मुद्दे पे उससे जो ज्यादा जो भी इन लोगों ने करने का दावा किया, जैसे 5 साल का जो आयुष्मान 5 लाख का आयुष्मान योजना हो, महिला समृद्धि योजना हो या किसान समृद्धि योजना हो, कश्मीर का मामला हो, जो भी हो, जो जैसे आप इधर जो जिला है, जो इलाका है झंझारपुर का, कभी एक जमाने में बाढ़ और सुखाड़ के लिए कुख्यात कहा जाता था। लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती थी। पलायन यहाँ से जो है तो काफी हद में जो है तो हुआ करते थे। आज भी पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी पलायन को जो है तो विपक्ष ने मुद्दा बनाया है। तो हम ये निश्चित तौर पर ये कहेंगे, जो भी जब भी कभी पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही है और जो लालू जी की सरकार रही है, राबड़ी जी की सरकार रही है, आरजेडी की, इन सभी सरकारों ने जो भी अपने विकास के कार्य किए उससे जो है तो जनता को क्या सुख मिला, या जो है तो इस चुनाव परिणामों ने साफ दर्शा दिया है। एनडीए ने इन लोगों के किए गए विकास के कार्यों को, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, एनडीए ने कई सारे घोटाले हुए देश में, इन सभी को मुद्दा बना करके एनडीए काफी हद में आगे रही है। और जो इस क्षेत्र में जो बाढ़ सुखाड़ की बातें की जा रही, कमला, कोसी, भूती, जो मुख्य यहाँ की जो 3 नदियां हैं, जो तबाही हमेशा से जो है तो बरसाती थी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। बाढ़ के दिनों में यहाँ के लोगों के जीना मुहाल हो जाता था। इस पर काफी हद तक जो है काम हुआ है। जो संजय झा अभी राज्यसभा सदस्य हैं, बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री होते थे, इन्होंने काफी कुछ काम किया है। सड़कों का निर्माण किया, जिससे बांध का भी मजबूती हुआ है, विकरण हुआ है और उड़ाही भी जो है तो कुछ हद तक किया गया है। इसको लेकर के, इन सभी कामों को लेकर के जनता को तो कुछ तो राहत मिला है। और जो विकास के कार्य हैं
जो जनता को जो लूट क्या कहते हैं, ये जनता के जो बाढ़ के कारण तबाही होती है, उस सब में कमी आई है। इस सब निश्चित ये मुद्दे एनडीए को फायदा पहुंचा सकती है। अनन्या जी जी बिल्कुल। देखिए बीजेपी की एंट्री तो हुई है, नीतीश कुमार ने जब से सरकार रातों रात पलट दी है, लेकिन नीतीश कुमार के बिना यहाँ पर चुनाव होना मतलब चुनाव में जीत हासिल करना वो एक तरीके से इम्पॉसिबल देखा जाता है। बिहार में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा बोले कि जत्था प्रभाव देखा जाता है, बहुत बड़े जत्थे पर, ग्रुप पर जनता के, और उसको लेकर भी नीतीश कुमार के वोट जो है इस बार एनडीए को तो पड़ने वाले ही हैं। उसका फायदा बीजेपी को बिल्कुल होगा, और इसका नुकसान जो है हम इंडिया गठबंधन को कितने बड़े पैमाने पर इस बार देख सकते हैं। देखिए अनन्या, नीतीश कुमार बिहार में एक चेहरा है जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने जो सत्ता को संभाला, जो बिहार की स्थिति उन्होंने बताई थी, और जो जिस चीज को लेकर के उन्होंने बिहार की जनता का मत हासिल किया, उन चीजों पर नीतीश कुमार जी ने काफी हद तक काम किया है। जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ सड़कों की गुंजाइश नहीं थी, उन जगहों पर सड़कें पहुंचाई। कई सड़कों को जो है तो लिंक रोड से जोड़ा गया, स्टेट हाईवे से जोड़ा गया, नेशनल हाईवे से जोड़ा गया। यही कारण है कि आज 4 से 5 से 6 घंटे में बिहार के किसी कोने से पटना राजधानी पहुंचा जा सकता है। लोग पहुंचते हैं। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बिहार में जो इन्होंने लोगों को दिया, जो पहले अस्पतालों में केवल पोस्टमार्टम और इंजरी का रिपोर्ट तैयार होता था, आज परिस्थितियां बदल गई है। अस्पतालों में भी लंबी कतारों में लोग नजर आते हैं। भले सारी दवाइयां अस्पताल में नहीं मिल पा रही हैं लोगों को, लेकिन बहुत हद तक दवा उपलब्ध है अस्पतालों में। लेकिन डॉक्टर बैठते हैं, बहुत हद तक जांच की व्यवस्था कर दी गई है। जो जच्चा और बच्चा का इलाज नहीं हो पाता था, अच्छी तरीका से प्रसूति केंद्र को व्यवस्थित कर दिया गया है। वहां पर जो है तो महिलाओं का प्रसव जो है तो सुरक्षित कराया जाता है। इन सभी इंतजाम जो है तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में किए। काफी कुछ ध्यान रखा महिलाओं की सुरक्षा का भी। जो लड़कियां जो बिहार में थी, जो पढ़ने से कतराती थी, जिनका स्कूल दूर होता था, उन्हें जो है तो साइकिल देने का काम किया ताकि प्रोत्साहित हो और वहाँ स्कूल तक पहुंचे। उन्हें छात्रवृत्ति योजना से जोड़ा, उन्हें बीए तक जो है तो उनको जो है तो लाभ पहुंचाया आर्थिक रूप से महिलाओं को। और जो लड़कियां हैं बिहार की छात्राएं, काफी हद तक जो है तो बालिका शिक्षा में भी जो है तो विकास हुआ है। काफी बालिकाएं पढ़ लिख करके जो है तो देश में अपना नाम कर रही हैं बिहार का। इन सभी चीजों का लाभ तो निश्चित ये इन सभी चीजों का जो है तो क्रेडिट नीतीश कुमार को तो जाता ही है अनन्या, इन सभी का लाभ। लेकिन विपक्ष केवल उन्हें जो है पलटू राम का करके, पलटने वाले का करके, दल बदलू का करके, और जो बेरोजगारी का जो मुद्दा बिहार में जो कुछ कल कारखाने जो लालू रबड़ी राज में जो बंद हुए वो चालू करने में नीतीश कुमार जी अब तक विफल हुए हैं। कई ऐसे कल कारखाने को ठीक है आपको रोकना चाहूंगी गौरव यहाँ पर मैं, और आपका बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम अपडेट हमें बिहार से देने के लिए। खास तौर पर हमें झांझरपुर से गौरव ने तमाम अपडेट दी और बिहार की सीटों की समीकरण बताई, बिहार के पॉलिटिक्स की, राजनीति की हमें समीकरण बताया अभी, और उन्होंने बताया किस तरह से इस बार राष्ट्रीयवादी मुद्दों पर इस बार बिहार में वोट डाले जा रहे हैं। और आपको बता दें कि बिहार के इस बार 5 सीटों पर तीसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं, और 93 कुल ऐसी सीटें हैं जहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। और दूसरे चरण में असम की 4 सीटों पर, माफ कीजिएगा तीसरे चरण में, तो बता दें कि बिहार की 5 सीटों पर, और कर्नाटक की 14 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4, दमन दीव की 2 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। और इन सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डालने शुरू हो गए हैं। तीसरे चरण में गुजरात के गांधीनगर की सीट सबसे हॉट बताई जा रही है, क्योंकि यहां से बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आपको बता दें कि तमाम दिग्गज नेता सुबह से अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। और मतदान करने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी हमने आपको बाइट भी सुनाई, वो अपने मतदान केंद्र पर अहमदाबाद से वोट करने के लिए पहुंचे और उन्होंने अपना वोट भी डाला है। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम नेता सुबह से वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और तीसरे चरण के चुनाव आज हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। बिहार की तमाम कवरेज हमने आपको दिखाई और हमने अभी चर्चा की हमारे संवाददाता, जिन्होंने बिहार की तमाम ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताई, किस तरह से बिहार में राजनीति के प्रभाव जनता पर है और जनता इस बार
खास तौर पर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए पहुंच रही हैं। विकास भी एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर जनता इस बार पोलिंग बूथ पर जा रही है और ईवीएम में आज जो है सभी जितने भी प्रत्याशी हैं उनका भाग्य आज कैद होने वाला है। हालांकि 4 तारीख का हमें वेट करना होगा, 4 जून का वेट करना होगा, जिस दिन सभी के भाग्य का ईवीएम जो है पिटारा खुलेगा और उस दिन ही ये निश्चय होगा कि किसकी जीत हो रही है। चलिए, तो फिलहाल के लिए हम यहां पर रुकेंगे और आपसे मिलते रहेंगे अपडेट के लिए, हर खबर की अपडेट के साथ। तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।